गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइक्लोएल्केन के 6th वीडियो लेक्चर में हम बेयर थ्योरी की मेरिट्स, डिमेरिट्स और साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी मैं आपको 5th वीडियो लेक्चर में समझा चुकी हूँ और आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये देखिए ऊपर टॉर्जनल स्ट्रेन, जो नीचे हाइड्रोजन है ऊपर वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन उसी डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से जो 1 और 2 कार्बन है उस पर नीचे लगा हुआ हाइड्रोजन भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस तरह से अगर आप आगे पीछे देखें तो वो पास पास आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं टॉर्जन स्ट्रेन। तो चलिए वापस उसी स्लाइड पर चलते हैं। तो ये बॉन्ड एंगल भी रिमूव हो जाएगा चेयर स्ट्रक्चर से और टॉर्जनल स्ट्रेन, तो ये दोनों ही चेयर कन्फर्मेशन में आने के से साइक्लोहेक्सेन के दूर हो जाते हैं और इसलिए साइक्लोहेक्सेन जो है बहुत स्थायी है। ये देखिए, तो अब हाइड्रोजन आप देखें इस चेयर के अंदर, अभी पहले मैंने आपको नॉर्मल प्लेन में दिखाया था और चेयर के अंदर देखिए फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन नीचे की तरफ है तो दूसरे का ऊपर की तरफ है। अब आप जब दोनों को देखते हैं इनका मॉडल स्ट्रक्चर, तो ये अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, दूर दूर हो जाते हैं और इसलिए टॉर्जनल स्ट्रेन खत्म हो जाता है और साइक्लोहेक्सेन स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट चले हम। तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन 3 कार्बन एटम्स पुकर अप एंड 3 कार्बन पुकर डाउन अल्टरनेटिंग अराउंड द रिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 6 कार्बन है उसमें एक फर्स्ट कार्बन, थर्ड, 5, जो ऑल्टरनेट कार्बन एटम है 3 वो क्या हो गए ऊपर की तरफ हो गए और 3 नीचे की तरफ हो गए। और इस प्रकार से जो हर कार्बन पर हाइड्रोजन है वो 2 प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है जो बॉन्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है, जो बॉन्ड ऊपर या नीचे आता है, जो हाइड्रोजन ऊपर या नीचे आता है उसे तो हम कहते हैं एक्सियल, और जो कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो इक्वेटर पे आता है उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। So axial hydrogens are located above and below the ring along a perpendicular axis. तो ये रिंग के परपेंडिकुलर होते हैं। किस हाइड्रोजन को हम एक्सियल बोलते हैं? जो रिंग के परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात रिंग के लंबवत होते हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। आप देखिए यहाँ पर राइट वाले डायग्राम में देखिए एक्सियल हाइड्रोजन जो कि रिंग के लंबवत है ऊपर की तरफ और दूसरी तरफ वो रिंग के नीचे है लंबवत, तो वो क्या कहलाएगा एक्सियल। और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हम किसे बोलते हैं? जो रिंग है उसके मतलब लगभग प्लेन में होता है, बिल्कुल प्लेन में नहीं होता है, मतलब नियर टू प्लेन होता है, अराउंड द इक्वेटर होता है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। इस तरह से दो प्रकार के हाइड्रोजन रहते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। और लेफ्ट में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं इजीली कि 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन ऊपर की तरफ है और 3 नीचे की तरफ। जो ब्लैक से है वो अप कार्बन है और जो फिल नहीं हो रहे ब्लैंक है वो डाउन कार्बन है। तो इस तरह से चेयर फॉर्म आ जाती है और हर कार्बन पर 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है 2 प्रकार के, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, जिन्हें आप सरलता से पहचान सकते हैं। अभी मैंने आपको बेयर्स थ्योरी कल पढ़ाई थी और उसको ही मैं एक बार आपको वापस से थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। 3 प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं, एक ट्रांस एनुलर स्ट्रेन होता है, एक टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, एक बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है। तो जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में होता है। आपको बताया था कि जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है कार्बन टेट्राहेड्रल का 109.5 डिग्री, उससे अगर साइक्लिक रिंग का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड एंगल कम या ज़्यादा होता है तो उसमें हम कहते हैं कि स्ट्रेन डेवलप हो गया।
तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और अदर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए रीअरेंज हो जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर को थोड़ा पुक्कड़ कर लेते हैं, कार्बन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे कि आपने साइक्लोहेक्सेन में देखा, स्ट्रक्चर पुक्कड़ हो गई। तो कन्फर्मेशन इस तरह से चेंज करते हैं कि वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के पे लाने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है आपका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, जो कि आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। टॉर्जनल स्ट्रेन ये एक तरह का कन्फर्मेशन स्ट्रेन होता है। कन्फर्मेशन को हिंदी में हम कहते हैं संरूपीय, मतलब समावयवी, संरूपीय संरचना होती है, संरूपण होता है। तो जो संरूपी संरचना के कारण टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप होता है। जब मॉलिक्यूल को आप सिंगल बॉन्ड से रोटेट करते हो, तो रोटेट करने पर आपको अलग अलग विन्यास संरूपण प्राप्त होते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ जो 2 हाइड्रोजन हैं और सेकंड कार्बन से लगे 2 हाइड्रोजन अगर एक ही स्थिति में आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो किसी भी अणु के लिए 2 संरूपण हो सकते हैं, स्टैगर्ड, सांतरित और ग्रसित। आंतरिक संरूपण में जो अग्र कार्बन है उससे प्रत्येक हाइड्रोजन को पश्च कार्बन के प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच में रखा जाता है और सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसे तो हम कहते हैं सांतरित। और जबकि ग्रसित में क्या होता है कि आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन ठीक आमने सामने होते हैं, अर्थात सारे हाइड्रोजन अधिकतम नजदीक होते हैं। तो सांतरित रूप स्थायी होता है और ग्रसित रूप अस्थायी होता है। तो अगर किसी यौगिक के अंदर अगर ग्रसित रूप उपस्थित है संरूपण का, तो उससे टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप होता है। तो मॉलिक्यूल अगर वो सांतरित अवस्था में या गौशियन में आ जाएगा तो वो ज्यादा स्थायी होगा, गौशियन एंटी आ जाएगा तो स्थायी होगा। तीसरा है ट्रांसएनुलर स्ट्रेन। ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है जहां पर कार्बन रिंग से बड़ा समूह लगा होता है। तो अगर बड़े समूह लगे हुए हैं तो उनमें आपस में रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन की वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए वो जो बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे से ट्रांस यानी कि 180 एंगल पर अगर रहते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, और अगर 2 बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से 0 एंगल पर होते हैं तो उसे हम कहते हैं उसमें ट्रांस एनुलर स्ट्रेन, उसमें एनुलर स्ट्रेन उपस्थित है। तो इस प्रकार से 3 तरह के स्ट्रेन संरूपीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो अब आपको बेयर्स थ्योरी पढ़ाई थी उसकी मेरिट्स, जो कि एग्जाम में आती हैं, आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बेयर थ्योरी। तो ये जो थ्योरी थी ये जो बेयर ने जो थ्योरी दी थी कि cyclopropane and cyclobutanes are flat molecules and having angle of 60 and 90. Those are deviated from ideal tetrahedral value of 109.5 degree. Hence, these ring systems are unstable and easily undergo ring opening reaction. तो इस सिद्धांत के से बेयर के सिद्धांत के आधार पर हम एल्केन के स्थायित्व को समझा सकते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में कोई विकृति नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। और साइक्लो जो प्रोपेन है, साइक्लो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि साइक्लोप्रोपेन में तनाव रहता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बॉन्ड एंगल 60 होता है और इसलिए तनाव रहने की वजह से ये बहुत क्रियाशील होता है
रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हो जाती हैं और किसी भी अणु में तनाव सामान्य बंध कोण की विकृति के समानुपाती होता है। साइक्लोपेंटेन में सबसे कम तनाव है, इसलिए वो अधिक स्थायी है। बेयर ने प्रतिपादित किया कि साइक्लोहेक्सेन अधिक विकृत के कारण साइक्लोपेंटेन से कम स्थायी है, जो कि उसके तथ्यों के विपरीत था। तो इस प्रकार से बेयर थ्योरी के द्वारा हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्थायित्व को समझा सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन की क्रिया तनाव होने के कारण उनकी क्रियाशीलता को समझा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर जो गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल को अगर हम गर्म करें तो वो 5 या 6 वलय वाली इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जो हम समझा सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 सदस्य वाली वलय में विकृति कम होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। गामा और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जो कि 5 या 6 सदस्य वाले होते हैं, क्योंकि वो स्थायी होते हैं। क्योंकि 3 और 4 सदस्य वलय बनाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगी। तो इसलिए गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड को जब हम हीट करते हैं तो 5 या 6 बलीय इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो रिंग ज्यादा स्थायी हैं। एक 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो भी 5 या 6 सदस्य वाले चक्रीय एनहाइड्राइड बनाते हैं। उसका रीजन भी यही है, क्योंकि 5 और 6 सदस्य वाले ज्यादा स्थायी होती हैं। और बेयर ने यह भी प्रपोज किया कि साइक्लोपेंटेन इज नॉट नीडेड टू बी प्लेनर बट इट इज प्लेनर एज इन दैट कंडीशन द एंगल इज मच नियर टू आइडियल टेट्राहेड्रल। उन्होंने क्या कहा कि साइक्लोपेंटेन को जरूरी नहीं कि वो प्लेनर हो, लेकिन वो प्लेनर थोड़ी रहती है, क्योंकि उसको आइडियल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री उसके नियर आना होता है। और रिंग थोड़ी सी पुक्कड़ हो जाती है यहाँ पर भी। और ये तो हो गई इसकी मेरिट्स, और अब आ गई इसकी डीमेरिट्स, क्या लिमिटेशन है। कुछ सिद्धांत, इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं या दोष हैं। इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा अधिक स्थायी होना चाहिए। जो ये सिद्धांत कहता है कि साइक्लो जो पेंटेन है वो ज्यादा स्थायी होना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल में डेविएशन है वो बहुत कम है। 108 डिग्री होता है साइक्लोपेंटेन का प्लेनर स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल, और नॉर्मल बॉन्ड एंगल हमारा है 109.5 डिग्री। तो कितना डिफरेंस हुआ, 0.75 डिग्री। तो इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन से, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या है, इसका उल्टा है। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्थायी है। 10, 15, 20 या अधिक कार्बन वाली साइक्लोएल्केन बनाई गई हैं तथा अधिक स्थायी हैं, जो भी इस सिद्धांत के विपरीत है। Larger ring systems are possible according to Bayer as they have negative strain but they exist and much stable. उसके अनुसार, बेयर के अनुसार कि बड़ी साइज की रिंग पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें कैसा स्ट्रेन आ जाता है, नेगेटिव स्ट्रेन, क्योंकि उनका बॉन्ड एंगल बेयर के अनुसार ज्यादा होता है, तो उनका स्ट्रेन क्या आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े साइज की जो साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स है वो स्थायी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो वो इस सिद्धांत के विपरीत हैं। लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट प्लेनर बट पुक्कर टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन कार्बन का, इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोएल्केन की वलय प्लेनर होती है, जबकि छोटी वलों को छोड़कर सभी वलय नॉन प्लेनर होती हैं, यानी कि पुक्कड़ होती हैं एंगल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए। तो ये भी इस सिद्धांत की कमी है। और दूसरा एक और पॉइंट है, साइक्लोएल्केन की जो दहन ऊर्जा है जो है प्रति CH2 इकाई अगर हम देखें तो साइक्लोपेंटेन के बाद लगभग स्थिर हो जाती है। अगर हम इसका हीट ऑफ कंबशन देखें तो साइक्लोहेक्सेन के बाद जो करीब प्रति अणु जो है, प्रति मोल जो है CH2 की जो ऊर्जा है 175, 157, 158, 158, 157, यानी कि लगभग स्थिर हो जाती है।
तथा एल्केन के समान हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घ बलों में विकृति अधिक होने से उनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बननी नहीं चाहिए क्योंकि उनके अंदर विकृति ज्यादा है। किंतु ये देखा गया कि जो लार्जर सिस्टम है, दीर्घ वलय वाली साइक्लोएल्केन एल्केन के जितनी ही स्थायी हैं। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो इसलिए आप इस मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, समझ लें, क्योंकि ये आपको एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि देखिए इस तरह से अपने एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए रिंग पुक्कड़ हो जाती है। देख रहे हैं आप, साइक्लोब्यूटेन प्लेनर नहीं है। साइक्लोपेंटेन देखिए, थोड़ा सा जो 5वां कार्बन है वो एनवलप की जैसे हो गया है। साइक्लोहेप्टेन देखिए, कोई भी रिंग प्लेनर नहीं है। साइक्लोडेकेन सब देखिए बड़ा रिंग 10 कार्बन वाली है, स्टेबल है। तो बेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो साइक्लोडेकेन को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें नेगेटिव स्ट्रेन है, लेकिन रिंग पुक्कड़ हो जाती हैं और स्टेबल है। तो ये थ्योरी दी थी साशे और मौरे का सिद्धांत था। उन्होंने सुझाव दिया था कि अधिक कार्बन वाली वलय समतल नहीं होती बल्कि सिकुड़ी हुई या पुटित होती हैं। पुक्कड़ को हिंदी में कहते हैं पुटित। तो साशे मौर्य ने समझाया था कि जब बड़ी रिंग्स बनती हैं तो वो समतल ही नहीं होती बल्कि पुकिट हो जाती हैं, पुटित हो जाती हैं, और इस अवस्था में समस्त कार्बन एक तल में नहीं होते और इसलिए उनका बंध कोण भी नॉर्मल हो जाता है और उससे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं आता, टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं आता, कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता और ये वलय तनावहीन रहती हैं। ये देखिए, ये साशे मौर्य का सिद्धांत है कि हायर एल्केन जो है प्लेनर नहीं होती, पुटित हो जाती हैं, जिससे कि उनका बॉन्ड एंगल लगभग नॉर्मल बॉन्ड एंगल के नियर आ जाता है। तो ये आप इस तरह साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म देख रहे हैं, ये साशे मौर्य के द्वारा दिया हुआ चेयर फॉर्म किस तरह से ट्विस्ट हो गया। और इसके एक और कंफर्मेशन आता है बोट। तो चेयर फॉर्म से ट्विस्ट बोट बनती है, बोट से फिर ट्विस्ट बोट और फिर ट्विस्ट बोट से बनता है चेयर फॉर्म। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन के कई सारे कंफर्मेशन पाए जाते हैं। बट आपके सिलेबस में इतना ही है।